हो गया था। अब हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। उसमें अभी हम जो है वो ज्यादातर पढ़ रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हमने हीट कैपेसिटी पढ़ी और वाइब्रेशन इन सॉलिड जो है उसको हमने डिस्कस किया। अब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड्स के अंदर, क्रिस्टल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो कैसे होती है। उसके लिए मैं बुक शेयर करता हूँ। तो हाँ जी, क्या हुआ? मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको। आप अपना माइक अनम्यूट कर लो, पूछो क्या पूछना है। अपना माइक अनम्यूट कर लो ना और पूछ लो जो पूछना है। रिजा, सॉरी सर, बाय मिस्टेक हो गया था। अच्छा, बुक शो हो रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देख रहे हैं आप चैप्टर 5 जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स। इसमें हम जो है वो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर सबसे पहली जो थ्योरी थी वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी। इलेक्ट्रॉन को फ्री जो है वो कंसिडर किया जाता था जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल्स। जिस तरह गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो आप लोगों ने उसकी थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें हमने जर्नल गैस लॉ जो है वो भी ड्राइव किया था और हमने प्रेशर फाइंड आउट किया था। लास्ट में हमने ये भी देखा था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई है वो एनआरटी के इक्वल होता है। तो इसी तरह से अब हम इलेक्ट्रॉन को जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल कंसिडर करेंगे। ये आप टॉपिक का नाम देख रहे हैं कि उसके नाम से ही जो है वो सही आपको फोर्थ चैप्टर की एक लेक्चर की समझ नहीं आ रही। क्या सही, जो वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल डाई एटॉमिक लैटिक्स है उसके तो बेटा आपको अगर नहीं समझ आ रही तो दूसरे उसमें पेज पे आप बाकी जो है वो स्टूडेंट से डिस्कस कर लो। तो बहुत आसान सी है वो। मैंने उसको देखा है और मैंने उसको करके भी देखा है, वो उसमें ज्यादा कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आप जिन स्टूडेंट्स ने कर ली है कि उनसे पूछ लो, ग्रुप के अंदर मैसेज करके जो है वो आप जो उनसे आप जाके समझ लो अगर उनके पास अस्सलाम जाना वालेकुम पड़ता है। सर जी। सर जी वालेकुम सलाम। मोस्टली तो हो गई है सर जी, लेकिन नेगेटिव वाली नहीं हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी। एक दो पॉइंट है उसमें। अच्छा, यस, जो और फ्रीक्वेंसी बाकी तो नेगेटिव में हो आई है गई है, उस। पीछे सारी मैंने कहा। अच्छा, तो उसके यस कौन से सर। पॉइंट समझ नहीं आ रहे थे? सर जबकि जीरो होता है तो साइन जीरो नहीं होता। एक मिनट, ये मैं उसको ऊपर ले जाता हूँ। हाँ, ये इस जगह पे यस सर। ये ओमेगा माइनस कैलकुलेट की हुई है ना। यस। तो
ये आप कह रहे हो कि फॉर के इज अप्रोचेस टू जीरो वी राइट साइन के ए इज इक्वल टू के ए। इसकी समझ नहीं आ रही। यस सर। बेटा ये तो मैंने आपको पिछले केस में भी करवाया हुआ है। साइन थीटा जो है वो अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा थीटा को अप्रोच कर जाता है। तो अगर के स्मॉल होगा तो इस टाइम साइन के आगे क्या है, के ए है। तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो आप किसी से भी पूछ लेते, आपको बता देता। फॉर स्मॉल एंगल साइन फिर थीटा सर जो जी, है वो थीटा। हाँ जी। सर फिर वो फर्स्ट लाइन में के जीरो है, वहां पे केस और इस केस की समझ नहीं आ रही। कहाँ पर के जीरो है? वहाँ जी सर इसमें। वहाँ निगलेक्ट किया हुआ है ना ऊपर, फॉर के जीरो। यस सर। हम्म। तो मैंने आपको यहाँ बताया पे तो कि हाँ साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, और ये तब कब होगा कि जब थीटा वेरी स्मॉल होगा, थीटा थीटा नियरली इक्वल टू जीरो होगा। ये कंडीशन फुलफिल ही तब करती है कि जब थीटा जो है वो वेरी स्मॉल हो। अगर थीटा लार्ज होगा तो फिर तो ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं करती। तो थीटा स्मॉल होने का मतलब क्या है कि थीटा अप्रोचेस टू जीरो। तो चाहे तो आप जो है वो थीटा जीरो पुट कर दो। तो इसलिए वो यहाँ पर जो है उसको जीरो पुट करके निगलेक्ट कर दिया, पूरी टर्म को ही जो है वो साइन वाली टर्म को ही निगलेक्ट कर दिया। क्योंकि ये यहाँ पर जो है ये साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा इक्वल टू जीरो, ये चीज है यहाँ पे। ये थीटा जब वेरी स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल से मुराद क्या है कि अप्रोचेस टू जीरो होगा, तभी जो है वो साइन जीरो का आंसर जीरो आएगा। तो ये कंडीशन है ही उसके लिए। तो आप चाहे तो जो है वो आप साइन थीटा लिख लो, चाहे आप सिर्फ थीटा लिख लो, चाहे जो है इनकी जगह पे जीरो पुट कर दो। क्लियर हुआ? ऐसे क्लियर अभी नहीं हुआ सर जी, उसमें निगलेक्ट कर देते हैं और इसमें थीटा लिख लेते हैं। अगर दोनों में जीरो पुट कर ठीक हो जाएगा नीचे वाला पार्ट। असल में हमने हमने ये फिजिबिलिटी चेक करनी है कि जहां पर जो है वो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए। जिसके ऊपर इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाती है तो वो हम फिर वैल्यू यूज करते हैं। तो नीचे देखें कि अगर हम के ए पुट करेंगे तो उससे इक्वेशन जो है वो हमारे पास ज्यादा सिंप्लीफाई होती है। तो ऊपर जो है वो अगर हम इसको जीरो पुट करते हैं, साइन वाली पूरी टर्म को निगलेक्ट करते हैं, तब जाकर जो है वो हमारे पास उसका सोल्यूशन जो है वो जल्दी आ जाता है। तो इसलिए ऊपर जो है वो हमने जीरो पुट की हुई है। अच्छा सर, फिर नेक्स्ट पेज पे थ्योरी है, इसके क्या करना है जो। अच्छा इस थ्योरी का अच्छा आगे इसको, आगे अच्छा नेक्स्ट पेज पे सर। एक मिनट। यस सर, ये इक्वेशन वगैरह है, इसकी समझ नहीं आ रही, इसका क्या करना। तो यही तो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं फिनोमिना को। इसको आपने रीड करना है और इसमें यस सर। हाँ इसको रीड आउट करना है आपने, और उसमें वो देखना है कि क्या कह रहा है, जो रिजल्ट्स जो उन्होंने फाइंड आउट किए हैं उसको डिस्कस कर रहा है इसमें ये। तो इसको तो आपने अच्छे तरीके से रीड करना। तो इसमें कोई मसला तो नहीं है ऐसा। ये जस्ट क्या कर रहा है कि रिजल्ट्स को मजीद सिंप्लीफाई करके जो है उससे कुछ कंक्लूजन्स जो है वो फाइंड आउट कर रहा है। तो ये आपको बता रहा है कि इस तरह से रिजल्ट जो है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड और मास का रिलेशन जो है इस तरह से आएगा। तो इधर क्या लिख रहा है कि एम्पलीट्यूड्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मैसेज। ऊपर जो है ये एम्पलीट्यूड है स्मॉल मैस एम का। तो बस ये इन्हीं रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें कुछ ऐसा चीज नहीं है कि जो, एक तो ये इम्पोर्टेंट भी है और ऐसी चीज नहीं है कि आपको समझ ना आए। सही, अगर ये इन्वर्सली ये वाले जो इक्वेशन है 4.27 हम्म। ये प्रूव करने के लिए कहा जाए तो फिर हम कहाँ से शुरू करेंगे इक्वेशन। जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है
ये इक्वेशन जो है उन्होंने इसको लेकर चलते हुए जो है वो उन्होंने इनको सॉल्व किया। आप देख लो ना कि इन्होंने कहाँ से स्टार्ट। अच्छा, ये आप पूछ रहे हो कि हमने शुरू से जो है वो इक्वेशन को लिखना है, ड्राइव करना है, या जस्ट यहीं से इसको प्रूव कर देना है? तो वो जो है यस ना सर। हाँ, उसमें आपको क्लियरली जो है वो पेपर में लिखा होगा कि आपने जो है उसको कितना डिफाइन करना है। तो ये चीज पेपर में लिखी होती है कि आपने इसको कंप्लीट जो है वो डेरिवेशन करनी है, या जैसे इसको, और उसके मार्क्स के हिसाब से भी मैंने आपको बताया था कि आपने अंदाजा लगा लेना होता है कि इसको हमने कितना प्रूव करना है। जितने उस क्वेश्चन के मार्क्स हैं उसके हिसाब से, या तो क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मैं लिख भी देता हूँ कि आपने कहाँ कहाँ से लेके कहाँ तक प्रूव करना है। तो वो कोई आप उसको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया करो। अगर नहीं समझ आ रही होती तो कम से कम ये देख लिया करो कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से फिर उसकी जो है वो डेरिवेशन करनी होती है। तो लेकिन मैं कोई ऐसी चीज नहीं दूंगा कि आपको अचानक जो है वो बीच में से कोई इक्वेशन याद रखनी पड़े और वो उसको डायरेक्ट यूज करना पड़े। तो इस किस्म की कोई नहीं होगी। मतलब अगर दरमियान से चीज कुछ दूंगा भी तो वो कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगी, तो जिससे आप जो है ना वो कोई इस तरह से, अब ये जो चीज आ गई है ना, इस तरह से ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट जो है वो याद रखने वाली हैं और कोई कॉन्सेप्ट से इसका रिलेशन नहीं है। अगर हाँ, इसको अगर आप स्टार्ट से ड्राइव करें फिर जो है ये इक्वेशंस आती हैं। तो इसलिए इस तरह से डायरेक्ट कोई इक्वेशन मैं नहीं दूंगा कि आपको कोई जो है आप जहन में याद रखें और उसको वहां से प्रूव करें। तो जो भी अगर चीज है वो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा पेपर सॉल्व करते हुए। या अगर यहाँ से डेरिवेशन करनी भी हुई तो फिर आपको कम से कम ये जो है इक्वेशन में प्रोवाइड कर दूंगा, पेपर के अंदर दे दूंगा कि इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप जो है ये प्रूव करें। तो इस तरह ऐसा होगा पेपर में। आप लोग पेपर जो है वो बस सही तरीके से उसको पढ़ते हैं नहीं, अंडरस्टैंड करते नहीं है और अंधाधुंध करना स्टार्ट कर देते हैं। तो असल तो चीज ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ें और उसके अंदर देखें कि क्या जो है पूछा गया और क्या डिमांड की गई है, सिर्फ वही लिखना है। तो इसके बाद फिर हम चैप्टर करते हैं 5 पे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल था ये ड्रूड ने और लॉरेंट्स ने इसको पेश किया था। तो उसके नाम से जो है इसे हम ड्रूड एंड लॉरेंट्स क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्री कहते हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनसाइड द मेटल्स ऐसे हैं जैसे कि गैस है इनसाइड अ कंटेनर। जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं कंटेनर के अंदर, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मेटल के अंदर फ्री होते हैं। तो सर जी, इनकी वजह से कहीं सर जी आपने लास्ट लेक्चर दिया था 1/r²। सीट जी सर, सर जो आपने लास्ट लेक्चर दिया था वहाँ पे एक टर्म जीरो आ जाती थी 1/r² इंटू r² d∅/dt इज इक्वल टू द जीरो आता था। वहाँ पे जो फाई थी वो हम किसके इक्वल रखेंगे, मतलब फाई इज इक्वल टू द ओमेगा टी के ऊपर रख सकते हैं सर? आपने अप्लाइड फिजिक्स का वो एटॉमिक फिजिक्स का शुरू कर लिया टॉपिक। वो बेटा जब जी एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो फिर उसमें पूछ लेना ना, सर। अभी तो सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। अच्छा, तो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है ये ऐसा है। इसको देखें यहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहा गया है, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, क्योंकि ये उस गैस के मॉडल से जो है वो उससे मिलता जुलता है, उसको देखकर ही ये बनाया गया। जैसे फ्री गैस जो है वो इनसाइड अ कंटेनर है, उसके ऊपर हमने उसकी जो है वो हमने कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट किए थे। तो इसी तरह से
ये कंसिडर कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मटेरियल के अंदर, सॉलिड के अंदर क्या है, फ्री हैं। तो जब उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है, ये उससे काफी डिफरेंट है। गैस मॉलिक्यूल से, गैस इनसाइड अ कंटेनर है। इसमें डिफरेंस क्या आता है? एक तो ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फर्मियॉन्स हैं, तो ये फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करते हैं। जबकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, वो बोज आइंस्टाइन जो है डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वो फर्मियॉन्स नहीं है, वो बोसॉन्स हैं। तो इसी तरह से जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो चार्जलेस हैं, न्यूट्रल हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक जो गैस है ये नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो है कुछ डिफरेंस इनके दरमियान आ रहा है। और दूसरा जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो गैस इनसाइड अ कंटेनर, वहां पर उनके दरमियान में जो है वो स्पेस बहुत ज्यादा है। तो जबकि सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके दरमियान स्पेसेस कम है। और दूसरी बात ये कि जब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो इनके दरमियान में कूलम इंटरेक्शन भी होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो सॉलिड है उसके अंदर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि वहां पर तो पॉजिटिव आयंस भी हैं। तो और इसलिए जो जबकि हम अगर गैस को इनसाइड अ कंटेनर उस मॉडल को देखें तो वहां पर कुछ इस तरह का नहीं है, कोई पॉजिटिव जो है वो आयंस नहीं है कि जिनके साथ गैस मॉलिक्यूल्स की कोलिजन होती है। तो ना ही जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई इंटर वो कूलम अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है। तो ये जो है वो कुछ डिफरेंस है उस मॉडल और इस इलेक्ट्रॉन के फ्री गैस मॉडल के दरमियान। तो और भी जो है वो इसके अंदर हैं कुछ पैरामीटर्स, तो उनको भी हम देखते हैं। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर जो है ये आपको क्लियर होगा। अब इसमें ये 1919 के 1900 के अंदर जो है वो postulate the metals consist of positive ion cores। तो उसमें फिर जो है ये क्लियर हुआ था कि जो मेटल है उसके अंदर पॉजिटिव आयन कोर्स होते हैं। जो आपको पता है कि मेटल के अंदर जो है वो एटम, हर एटम अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री कर देता है। तो जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा तो पीछे एटम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे हम पॉजिटिव आयन कोर कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री मूव करेंगे। तो with the valence electrons move freely among these cores। तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इन पॉजिटिव आयन कोर्स के दरमियान फ्री मूव करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर हाउएवर बाउंड टू मूव विद इन द मेटल। लेकिन क्या है कि एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के अंदर ही रहेगा, मेटल से बाहर जो है वो नहीं निकलता। तो जैसे जो गैस है इनसाइड द कंटेनर, हम उसमें भी वो कहते हैं कि गैस कंटेनर के अंदर ही है, कंटेनर से बाहर नहीं जा सकती। the within the metal due to electrostatic attraction between the positive ion cores and the electrons। अब क्योंकि जो पॉजिटिव आयन कोर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके मेटल से आउट नहीं जा सकता, मेटल से जो है वो बाहर नहीं जा सकता। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि जब हम दो हाई वोल्टेज की जो है वो वायर्स को एक दूसरे के नजदीक लेकर आए तो इलेक्ट्रॉन जंप करके मूव कर जाते हैं। वो तब होता है कि जब आप बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, जो कि इतना ज्यादा हो कि इलेक्ट्रॉन्स को जो उसकी कोर के साथ अट्रैक्शन है उससे ज्यादा जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर दें, तो इलेक्ट्रॉन मेटल से जंप करके जंप भी कर सकता है, उससे मेटल से बाहर निकल भी सकता है। तो आप लोगों ने इस तरह का देखा, वायर्स एक दूसरे के नजदीक होती हैं तो हाई वोल्टेज होता है, लेकिन ज्यादा हाई हो जाए तो। लेकिन आम नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि पीछे जो पॉजिटिव आयन कोर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं।
So the potential field of these ion cores which is responsible for such an interaction is assumed to be constant. तो हम कहते हैं कि ये जो पॉजिटिव आयन कोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, एक पोटेंशियल भी होगा, क्योंकि जहां पर भी जो है वो कूलम फोर्स होगी वहां पर पोटेंशियल भी होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। तो हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पूरी मेटल के अंदर कांस्टेंट है। तो उन पॉजिटिव आयन कोर्स का जो इलेक्ट्रॉन के साथ जो जो वो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आयन कोर्स का थ्रू आउट द मेटल वो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन वो कांस्टेंट होता नहीं है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आयन कोर के पास होता है, नजदीक होता है, तो वहां पर वो पोटेंशियल ज्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन से दूर होता है तो पोटेंशियल कम होगा। तो लेकिन हम अज्यूम ये करते हैं कि पूरी क्रिस्टल के अंदर वो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। Assumed to be constant throughout the metal and the mutual repulsion among the electrons is neglected। तो ये भी जो है हम इस मॉडल के अंदर निगलेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई उसकी जो है वो इंटरेक्शन नहीं है। हालांकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो यहाँ पर हम उसको भी निगलेक्ट कर रहे हैं। निगलेक्ट अगर ना करें तो फिर तो कैलकुलेशंस जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो हम उसको और हमने ये जो पोटेंशियल को कांस्टेंट किया हुआ है, ये भी अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए किया हुआ है। तो अदरवाइज जो है वो कैलकुलेशन फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो इंटरेक्शन है वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अगर उसको हम कंसिडर करें तो फिर तो कैलकुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हो जाती हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कूलम रिपल्सिव फोर्स लगाता है, उसको जो है वो हम निगलेक्ट कर देते हैं। जिस तरह हम गैस मॉडल के अंदर हम कहते हैं कि जो दो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में कोई एक दूसरे का इंटरेक्शन नहीं होता, तो वो फ्रीली मूव करते हैं, और उनकी जो कोलिजन होती है तो फिर वो एक आम जो है वो पार्टिकल्स की तरह की कोलिजन होती है। तो हम उसमें ये नहीं अज्यूम करते कि जो है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। तो इसको हम क्योंकि उस मॉडल से मिला रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये मॉडल जो इलेक्ट्रॉन का फ्री मॉडल है, ये जो गैस का जो फ्री मॉडल था उसके साथ मैच करे। तो इसलिए फिर हम इसके अंदर जो है वो उसको उसके साथ मैच करने के लिए हम उसकी प्रॉपर्टीज को भी मैच कर रहे हैं। तो फिर हालांकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे का इनके ऊपर कूलम इंटरेक्शन होता है, लेकिन हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, जैसा कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। So the behavior of free electrons moving inside the metal is considered to be similar to that of atoms or molecules in perfect gas। तो ये वही बात कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर है इनसाइड द जो मेटल है वो ऐसा ही है जैसे considered to be similar to that of atoms or molecules in a perfect gas। तो these free electrons are therefore also referred to as free electron। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। अच्छा, आल्सो रेफर टू एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल के अंदर, उसको फिर हम फ्री इलेक्ट्रॉन गैस भी कह सकते हैं। एंड थ्योरी इज अकॉर्डिंगली नेम एज फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। तो उसके फिर थ्योरी को हम ये नाम भी दे सकते हैं। तो द फ्री इलेक्ट्रॉन gas however differs from the ordinary gas in some respects। तो कहता है कि जो इनके दरमियान में फिर फर्क भी है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है और जो गैस थ्योरी है हमारे पास गैस मॉडल की, वो उनके दरमियान में जो है वो बिल्कुल एक जैसे नहीं है ये मॉडल, इनके दरमियान में डिफरेंस भी है। वो डिफरेंस क्या है जो मैंने आपको पहले बताया था, ये भी इसको एक्सप्लेन करेगा। फर्स्टली द फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इज नेगेटिवली चार्ज, whereas the molecules or ordinary gas are all mostly neutral। ये वही बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। Secondly, the concentration of electrons in an electron gas is quite large as compared to concentration of molecules in ordinary gas। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो गैस को अगर हम इनसाइड द कंटेनर स्टडी करें तो वहां पर हम गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं,
तो उनके मुकाबले में फिर उनके दरमियान में स्पेसेस जो है वो खाली स्पेस बहुत ज्यादा होती है। जबकि अगर हम कंडक्टर के अंदर देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये भी है उनके दरमियान डिफरेंस है। The valence electrons are also called the conduction electrons and obey Pauli exclusion principle. So these electrons are responsible for conduction of electricity through the metals. तो कहता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है मेटल के अंदर। सिंस द कंडक्शन electrons move in a uniform electrostatic field of ion cores, their potential energy remains constant and is normally taken as zero. अब ये देखें कि हम अपनी कैलकुलेशन को मजीद सिंपलीफाई करने के लिए हमने उस पोटेंशियल को जिसको हमने कहा था कि कांस्टेंट है उसको हमने जीरो ले लिया। अब एक हाँ जी सर ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को थोड़ा सा सर डिफाइन करते हैं सर। जिस तरह के गैस मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी स्टेट के अंदर हो सकते हैं, गैस मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट के अंदर हो सकते हैं, जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉन के देखें इनसाइड द मेटल तो वो किसी भी स्टेट के अंदर नहीं हो सकते। वो सिर्फ उन स्टेट्स के अंदर जो है एक स्टेट के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो विद अपोजिट स्पिन। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एक स्टेट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्योंकि उस जो हम पहले कहते थे कि एक स्टेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो उस एक स्टेट के अंदर भी हम डिफरेंशिएट तो कर रहे हैं ना कि 2 स्पिन्स हैं, एक स्पिन अप है और एक स्पिन डाउन है। तो हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि वो भी 2 स्टेट्स हैं, एक स्पिन अप स्टेट है एक स्पिन डाउन स्टेट है। तो इसी तरह से हम कहते हैं एक स्टेट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजाइड करेगा। तो यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो जबकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है स्टेट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। फिर जो है वो हम क्रिस्टल के अंदर आयन कोर्स हैं, पॉजिटिव आयन कोर्स, वो जो है इलेक्ट्रॉन उनकी वजह से क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। तो ये जब ये कह रहा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, तो ये किसकी वजह से है? जाहिर सी बात है कि मेटल के अंदर पॉजिटिव आयन कोर्स हैं तो उनकी क्या होगी फील्ड भी होगी। तो उस फील्ड की बात कर रहा है कि एक तो इलेक्ट्रॉन जो है ये उस फील्ड के अंदर है और दूसरा जो है वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कहता है कि वो रिमेन्स कांस्टेंट एंड इज नॉर्मली टेकन एज जीरो। तो फिर इस पोटेंशियल एनर्जी को हम जो है वो जीरो कंसिडर करते हैं। ये हमारी कैलकुलेशन को और सिंप्लीफाई कर देता है। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ असल में जो है ना आप कह रहे होंगे कि ये जीरो क्यों ले रहे हैं, तो हम रेफरेंस जो है ना वो कोई भी ले सकते हैं। जैसा कि हम अर्थ की सरफेस के ऊपर कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हम कहते हैं कि अगर हाइट जीरो हो तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, और अगर हाइट h हो तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। तो लेकिन हम देखते हैं कि वो जीरो तो नहीं है ना। अगर हाइट जीरो हो मतलब अर्थ की सरफेस पर अगर कोई बॉडी पड़ी हुई है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अगर आप उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो उसकी वैल्यू है और वो माइनस में होगी। तो इसी तरह से लेकिन हम उसको क्या करते हैं जीरो ले लेते हैं रेफरेंस के तौर पे। तो इसी तरह से हमने जो रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर जो अंदर पोटेंशियल था पोटेंशियल एनर्जी थी उसको हमने जीरो कंसिडर कर लिया। समझ आ गई सबको मेरी बात की? यस सर ठीक है। ये बात थोड़ी हजम करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको जो मैंने एग्जांपल दी है उसके साथ अगर आप मैच करें तो फिर आपको ये समझ आ जाएगी। असल में ये देखें कि ये हम ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ की जो है वो जिसे हम यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी पड़ी हुई है तो अर्थ की सरफेस पे तो इसकी हाइट जीरो है। हाइट जीरो तो हम कहते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, लेकिन वो जीरो नहीं है। लेकिन हमने रेफरेंस के तौर पर जो है उसको जीरो कहा है। ये जो उसको हम जीरो ले रहे हैं इस हमने अपना रेफरेंस पॉइंट ले लिया। हमने कहा कि इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी।
और अगर कोई हाइट हम h कवर करते हैं, लेट्स सपोज हम हाइट h के ऊपर चले जाते हैं, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि फिर इसके हिसाब से, इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो जो पोटेंशियल एनर्जी है ये जीरो नहीं है। इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या आती है, वो हमने फाइंड आउट की थी, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ओवर आर, ये आई थी वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू तो ये है, तो लेकिन हम रेफरेंस के तौर पे इसको जीरो ले सकते हैं। तो उसमें जो है फिर वो कैलकुलेशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं आता। जो हम अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। इसी तरह से मुझे कह रहा है कि अगर ये हमारे पास कोई मेटल है, इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव आयन कोर है, उनकी वजह से क्या होगा, इन पॉजिटिव आयन कोर्स की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये मैंने डायरेक्शन वैसे ही बना दी है, लेकिन आपको पता है कि डायरेक्शन ऐसे नहीं है। तो ये एक्चुअल में हर पॉजिटिव आयन कोर से जो है वो डायरेक्शन अवे होगी, जैसे इससे अवे, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगी। और आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडम डायरेक्शन में है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होती फिर तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते इनसाइड द मेटल, तो उन बाहर से कोई हम बगैर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए इलेक्ट्रॉन मूव करते। तो लेकिन आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि रैंडम डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं जब तक आप, तो इस वजह से जो नेट करंट है वो जीरो होता है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे, तो जो नेट हमारे पास करंट है वो जीरो रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रैंडम डायरेक्शन में है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो भी रैंडम डायरेक्शन में होगी, तो वो ओवरऑल जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो भी होनी चाहिए। तो उसको हमने रेफरेंस के तौर पे क्या ले लिया, इनसाइड द क्रिस्टल या इनसाइड द सॉलिड, वो हमने जीरो ले लिया। अच्छा, फिर हम यहाँ पर एक और चीज जो है वो, अब इसको हमने रेफरेंस को जीरो ले लिया, ये हमारी क्रिस्टल थी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो भी होनी चाहिए। तो उसको हमने रेफरेंस के तौर पे क्या ले लिया, इनसाइड द क्रिस्टल या इनसाइड द सॉलिड, वो हमने जीरो ले लिया। अच्छा, फिर हम यहाँ पर एक और चीज जो है वो, अब इसको हमने रेफरेंस को जीरो ले लिया, ये हमारी क्रिस्टल थी। बिजली चली गई थी, तो इस वजह से हम डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये हमारा मेटल का पीस है जिसके अंदर पॉजिटिव आयन कोर्स हैं। उनकी वजह से क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर इसके जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम कहते हैं कि इनसाइड जो इनसाइड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है, ये हमने रेफरेंस ले लिया। और आउटसाइड जो पोटेंशियल है मेटल के, वो कोई V नॉट है आउटसाइड।
ऊपर क्या है ये इनसाइड है। अब देखें कि अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की अगर हमने एनर्जी 0 ले ली है, और ये 0 ली क्यों है, रेफरेंस जो हम रेफरेंस लेते हैं उसका भी कोई ना कोई पीछे कॉन्सेप्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे कि अंदर पॉजिटिव आयन कोर्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जो है वो बाहर नहीं जा सकते। तो अंदर जो है वो हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 ले ली है, और बाहर जो है हमने इसका जो पोटेंशियल है वो, सॉरी यहाँ पर जो बाहर पोटेंशियल है वो हमने, ये पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिख दी है, बाहर पोटेंशियल जो है वो V0 होगा। अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो इसका मतलब अंदर जो पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो अंदर पोटेंशियल भी 0 है, बाहर जो है पोटेंशियल V0 है, बाहर हाई पोटेंशियल है। इसका मतलब, और हमें पता है कि कोई भी चीज जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव नहीं करती, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके इस मेटल से बाहर नहीं आ सकता। तो हाई पोटेंशियल के रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन खुद नहीं आ सकेगा। तो जहां पर उसका पोटेंशियल मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, वहां पर वो रिजाइड करेगा। जहां पर पोटेंशियल हाई होगा, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं करेगा। तो फिर क्या है कि इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज करते हुए हमने इसको अगर हम रिजेंबल करें तो ये इस मॉडल से मैच करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर वेल, हम कहते हैं कि बाहर जो है वो पोटेंशियल V0 है, अंदर पोटेंशियल जो है वो 0 है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं यहाँ पर मौजूद है। तो अब ये इस इसकी एनर्जी जो है वो 0 है, अंदर एनर्जी भी फिर क्या होगी, 0 होगी, और बाहर उसकी एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो असल में आपको पता है कि एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल बल्कि इनटू आर, सॉरी क्यू, नहीं बल्कि क्यू जो है इधर आके मल्टीप्लाई होता है, जिसको आप यूं लिखते हैं। ये रिलेशन है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हाँ जी, यही मैंने लिख दिया। तो अगर पोटेंशियल 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, और अगर पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू हमारे पास V0 है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो भी क्या आ जाएगी, U0 आ जाएगी। तो बाहर जो हम कह रहे हैं कि फिर पोटेंशियल एनर्जी भी बाहर क्या होगी, U0 होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में नहीं इंटर हो सकता, मतलब इसको अगर बाहर जाना है तो इतनी एनर्जी जो है वो इसको चाहिए इस वेल से निकलने के लिए, और ये एनर्जी कितनी है, U0 है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को जंप करना है, इस वेल में से जंप करके बाहर जाना है, तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए होगी, इतना पोटेंशियल चाहिए होगा, तब वो जंप करके इस वेल में से बाहर आ सकता है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन असल में ये जो वेल है, ये हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इनसाइड द क्रिस्टल है, मेटल है। तो अगर इसको बाहर आना है तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर आ सकता है। तो यही बात मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा पोटेंशियल दे दें, तो उससे रिलेटेड इतनी ज्यादा जो है वो इसकी आप पोटेंशियल एनर्जी दे दें, तो पोटेंशियल एनर्जी उसको मिल जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके उस मेटल से, उस वेल से जो है वो बाहर आ सकता है। हाँ मोहम्मद हाशिम, पूछ लो। मोहम्मद हाशिम, अपना माइक ऑन कर लो और पूछ लो क्या पूछना है। सर इलेक्ट्रिक मतलब
पोटेंशियल में हमने पढ़ा है कि कंडक्टर की सरफेस पे जो होगा पोटेंशियल और अंदर वो इक्वल होंगे, इसलिए मैं आउटसाइड द जो है वो कंडक्टर बात कर रहा हूँ, सरफेस की बात नहीं कर रहा मैं। आउटसाइड द जो कंडक्टर है वो उसकी उसकी वैल्यू कुछ और होगी, वो हमने वी नॉट कही है। इनसाइड द कंडक्टर जो है वो 0 ली है। सर मैं कह रहा हूँ कि इधर हमने अजम्पशन किया ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर 0 है, हाँ तो हाँ, बाहर भी 0 ले लें, अंदर भी 0 ले लें। नहीं ऐसा नहीं होगा। बाहर भी 0 क्यों ले लेंगे? अंदर अंदर और बाहर जो है वो सिचुएशन सेम है। सरफेस पर सर, सरफेस पर वो सरफेस इफेक्ट जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम उसकी डेप्थ में जा ही नहीं रहे। अगर आप सरफेस के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे तो वहां पर जो है उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो लेकिन क्या है कि हमने एट द सरफेस जो है वहां पर भी वी जो है वो 0 कंसीडर किया हुआ है। ठीक है सर। तो यही वो बात फिर यहाँ पर वो करेगा जो मैंने आपको बताई कि द पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एंड इज नॉर्मली टेकन एज 0, द एक्जिस्टेंस ऑफ आयन कोर्स इज इग्नोर्ड। हाँ जी, ये चीज जो है मैंने आपको बताया था कि द एग्जिस्टेंस ऑफ आयन कोर्स इज इग्नोर्ड। अब इसको हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं? असल चीज को तो हम इग्नोर कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि जो क्रिस्टल्स के अंदर आयन कोर्स हैं, एटम्स जो हैं पॉजिटिव आयंस, वो उनको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो हालांकि वो एक तो बहुत ज्यादा तादाद में है, क्योंकि हमने इस मॉडल को मैच करना है जैसा कि गैस मॉडल है। तो गैस मॉडल के अंदर अगर हम देखते हैं तो गैस इनसाइड अ कंटेनर, वहां पर हम कोई इस तरह के जो है वो दरमियान में हर्डल्स नहीं होती, कोई कोई जो है वो आयन कोर्स नहीं होते। तो हम उसको मॉडल को मैच करने के लिए जो है वो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, हालांकि ये इग्नोरेबल नहीं है। तो thus the total energy of conduction electron is equal to its kinetic energy। तो फिर क्या होगा कि जो टोटल एनर्जी है, अगर हम आयन स्कोर को निगलेक्ट कर देंगे तो जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो इसकी सिर्फ कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। हमने अंदर पोटेंशियल 0 ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गई। जब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई तो फिर क्या रह गई? सिर्फ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी रह गई। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखें ना कि अंदर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 ले रहे हैं, पोटेंशियल 0 ले रहे हैं, तो ये हम तभी ले सकते हैं कि जब हम पॉजिटिव आयन कोर्स को निगलेक्ट कर दें। हम ये सपोज कर लें कि पॉजिटिव आयन कोर्स नहीं है, तो फिर जो है वो हम पोटेंशियल को भी हम 0 कंसिडर लेंगे और उसके पोटेंशियल एनर्जी भी 0 लेंगे। तो वैसे मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस पर जो है वो लेने के लिए हम रेफरेंस के तौर पे भी ले सकते हैं किसी भी वैल्यू को, लेकिन हम यहाँ पर जो है फिर वो जो हमने कंसिडर किया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो फिर कौन सी होगी एनर्जी? फिर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की होगी। तो आल्सो सिंस द मूवमेंट ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू विद इन क्रिस्टल ओनली। अब ये कह रहे हैं आल्सो सिंस द मूवमेंट ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज रिस्ट्रिक्टेड। हाँ जी जी, आइडियल सिचुएशन बना रहे हैं, यानी एक्चुअली तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो। हाँ हाँ, एक्चुअल ऐसा नहीं है, लेकिन हम इसको गैस मॉडल से मैच करने के लिए जो है हम इसके अंदर अजम्पशंस कर रहे हैं, इसको हम आइडियल बना रहे हैं। तो इसलिए वजह से हम देखेंगे कि जो इस मॉडल के जो हम रिजल्ट्स निकालेंगे ना, वो बहुत सारे रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जो ये मॉडल हमें एंड पे रिजल्ट देगा वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से और जो बहुत सारी जो चीजें हैं वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर फिर हम बहुत सारी जो अहम चीजें हैं उनको निगलेक्ट कर रहे हैं। अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जो है वो हमने बहुत सी चीजों को निगलेक्ट कर दिया। असल में हम इसको मैच कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉन को गैस मॉडल हम इसलिए कह रहे हैं कि इसको हम जनरल गैस जो था गैस मॉडल उससे हम मैच करना चाह रहे हैं और उसके हिसाब से फिर हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। हालांकि सर जी हमने स्टार्ट में कहा था कि जो आयन कोर्स हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्शन में रहेंगे। हाँ, अट्रैक्शन में रहेंगे
और असल लेकिन में आप तो यही फिर होता कह है। रहे हैं इग्नोर और हाँ जी, वो शुरू में तो ये बता रहा है, शुरू में तो आपको एक्चुअल कंडीशन बता रहा है, वो जो एक्चुअल यस कंडीशन है वो शुरू में बता रहा है कि आयन कोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या है कि हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो अब असल में देखो ना, शुरू शुरू में जो हमने कहा है ना कि जो आयंस कोर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके मेटल से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, यस सर ये थी एक्चुअल कंडीशन। अब हमने फिर इसको जब कन्वर्ट किया, हमने कहा कि अंदर पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो फिर हमने बाहर पोटेंशियल क्या कर दिया, वी नॉट कह दिया। अब हालांकि बाहर तो पोटेंशियल वी नॉट नहीं है भाई, जो सिस्टम के अंदर है वही वैल्यू है ना। सिस्टम के बाहर जहां पर ना आयन कोर्स हैं, ना जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना जो है बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो फिर पोटेंशियल वी नॉट क्यों हो सकता है? क्योंकि हमने जो है वो अब उसी चीज को हमने अब जो मैच करना है ना, वो भी इस तरीके से मैच करना है कि वो उसमें फिजिक्स जो है ना वो खराब ना हो, जो एक्चुअल फिजिक्स है वो गलत ना हो। तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि बाहर पोटेंशियल वी नॉट ले रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर अब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर नहीं जा सकता। तो यस सर ये उसी चीज से मैच कर गया ना कि अगर पॉजिटिव आयन कोर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके क्रिस्टल में से बाहर नहीं जा सकता। तो ये उसी जो चीज है, जो मेन फिजिक्स थी, उससे मैच कर गई। यस इसलिए सर हमने कहा कि अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले रहे हैं, बाहर पोटेंशियल जो कि एक्चुअल में हम नहीं ले सकते, लेकिन हमने क्या किया, जब हमने रेफरेंस अंदर जीरो ले लिया, फिर बाहर हमने वी नॉट कह दिया और हमने कहा इलेक्ट्रॉन जंप करके जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाले रीजन से हायर पोटेंशियल के अंदर नहीं जा सकता। तो फिर ये वही बात हो गई, इसके पीछे वही फिजिक्स होगी कि असल में आयन कोर्स थे और वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर नहीं जा सकते। ओके सर सर काफी थैंक है, यू बाकी कल पढ़ेंगे सर, क्लास का टाइम। चलो ठीक है फिर।